हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूँ और पूछूं कि आपके दिमाग में अभी सडनली आग बंद करके कौन कौन सी फुटवेयर कंपनीज के नाम आ रहे हैं, तो क्या क्या नाम आएंगे आपके दिमाग में। सो ऑब्वियसली जो काफ़ी लोगों की कॉमन आंसर होगा मैं बता देता हूँ। पहले आएगा नाइकी, फिर आएगा एडिडास, फिर पूमा। लेकिन सर ये सारे तो फॉरेन कंपनीज हैं। अगर यही क्वेश्चन मैं रिपीट करके आपसे पूछूं कि अब आप अपना आंख बंद करिए और ऐसा सोचिए कि कौन कौन से इंडियन फुटवेयर कंपनीज के नाम आपके दिमाग में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके आंसर आएगा बाटा, रिलैक्सो, पैरागन, और भी बहुत सारे कंपनीज है जैसे कैंपस है, लिबर्टी है। इस तरह से बहुत सारे नाम आएंगे। ठीक है। सो इसी में से जो इंडियन कंपनीज है, इसमें से एक कंपनी है जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, वो है कैंपस एक्टिववेयर। ओके। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसकी प्रोडक्ट आपको कैंपस के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है वो मेनली टारगेट करते हैं मिडिल क्लास लोगों को। क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो 500 से स्टार्ट होता है और 3000, मैक्सिमम 3000 तक जाता है। जबकि जो बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स है जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इनकी तो स्टार्टिंग प्राइस ही 3000 से होता है। ठीक है। सो आज की जो वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल होने वाला है कैंपस एक्टिववेयर के बारे में। ठीक है। कैंपस एक्टिववेयर को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे हम, उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह एनालिसिस करेंगे, उसकी जो फ्यूचर प्लान्स है वो एनालिसिस करेंगे, कैसा है ये कंपनी वो भी एनालिसिस करेंगे, और क्या ये फ्यूचर में एक मल्टीवेगर स्टॉक बन सकता है, तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कैंपस की टोटल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी हिट कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियोस बनाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज के एनालिसिस आने वाला है फ्यूचर में, और साथ साथ स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो जो भी वीडियोज है, स्टॉक मार्केट की बेसिक के ऊपर जो जो भी नॉलेज है वो भी हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम क्या बात करेंगे, कैंपस की जो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, फिर इसके बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, तो टोटल एनालिसिस करेंगे। ओके। सो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 12,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर प्राइस अभी फिलहाल 400 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे यही शेयर प्राइस 600 के आसपास गया था। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 112 की है। ओके। लेकिन ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये 300 के आसपास था जब स्टॉक प्राइस 600 की था। तो कंपनी ने, सॉरी, मार्केट ने हमेशा इसे एक प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है। ओके। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ओनली 16 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी 32% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास है, 29.5% है। ओके। अगर हम क्वार्टरली इसकी प्रॉफिट एनालिसिस करें तो चलिए करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट एनालिसिस। तो 4 क्वार्टर की हमने लिया है यहाँ पे। सो अगर हम सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर, सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स थोड़ा सा अप डाउन रहा है। पहले मार्च 22 में कितना था, 392 करोड़ का। जो भी फिगर आप देख रहे हैं वो सारा का सारा करोड्स में है। ओके। सो सेल्स मार्च 2022 में कितना था, 392 करोड़ का। जून में ये 338 करोड़ हो गया। सितंबर में और थोड़ा सा डाउन गया। सितंबर की क्वार्टर इनके लिए हमेशा खराब रहा है, तो सितंबर की क्वार्टर में परफॉर्मेंस है जो बहुत खराब रही है। लेकिन दिसंबर में ठीक ठाक हो गया है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, 466 करोड़ का। ओके। एक्सपेंसेस अगर बात करें तो से नॉर्मल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है। सो अच्छा खासा मार्जिन है, 12% का था, फिर ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, 18% हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर की क्वार्टर हमेशा खराब रहा है, तो सितंबर की क्वार्टर में 13% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन दिसंबर में वापस ये ठीक हो गया है 20% के आसपास। सो 20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके। इतना कोई बुरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम डायरेक्टली बात करें, ये बाकी का जो बीच का है तो वो नहीं बात करें, हम मेनली बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी सर प्रॉफिटेबल है। ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है वो सबसे अच्छी बात है इसकी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपनी मेनली प्रॉफिटेबल है तो अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर इसकी प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है। पहले मार्च 20 क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। मार्च 22 में 16 करोड़ का था, जून में 31 करोड़ हुआ, सितंबर का महीना थोड़ा सा खराब रहा तो सितंबर में 15 करोड़ था। ठीक है। और दिसंबर में वापस ही अच्छा हो गया है, 48 करोड़ का हो गया है।
अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, तो अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है एक्सेप्ट सितंबर सेक्शन। ओके, अब इसकी बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो मार्च 2020 में इनकी जो सेल्स था, टोटल सेल्स था 633 करोड़। मार्च 2021 में 711 करोड़ आया। लेकिन मार्च 2022 में, क्योंकि मार्च 2021 कोविड का साल था तो इसीलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा इनका। मार्च 2022 जो था वो इसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और जो सेल्स था वो टोटल था 1194 करोड़। ओके, अब अगर ट्रेडिंग 12 मंथ्स की हम बात करें तो 1500 करोड़ के उससे ऊपर की सेल्स इनकी हो चुकी है। एक्सपेंसेस की बात करें मतलब तो एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक मार्जिन से ही चला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो भी इनकी मेंटेन था वही था, 11% था मार्च 2020 में। मार्च 2021 में 16% का था और अभी भी इन लोग 20% के आसपास ही चल रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमेशा ये एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के रही है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नेट प्रॉफिट पहले साल में 2020 में 60 करोड़ का था, फिर मार्च 2021 में ये 27 करोड़ का था। क्योंकि ये साल कोविड का साल था तो इसीलिए हम कंपनी को इतना अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शंस बंद थे, सेल्स बंद था। जो कंपनी के सेल्स डाउन, सारे कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने प्रॉफिट में रहा, कभी लॉस में नहीं गया है, ठीक है। फिर 109 करोड़ की प्रॉफिट हुआ 2022 में और अभी फिलहाल 110 हो चुका है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो, इसकी हमेशा 3 से ऊपर रहा है, ठीक है, सिर्फ 2021 को छोड़ के। सो 2021 को छोड़े तो कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो हमेशा बढ़ रहा है। और कंपनी जो पी रेशियो भी है वो हमेशा हाई है, इतना ज़्यादा हाई पी नहीं है जितना अदानी का था 800 900 का, 400 500 800 का। लेकिन 100 पी अच्छा है, मतलब क्योंकि कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है मार्केट को। सो शेयर कैपिटल कंपनी का कांस्टेंट है, लेकिन जो मेन चेंजेस हुआ है वो हमें रिजर्व एंड बोरोइंग्स में देखना है, क्योंकि रिजर्व एंड बोरोइंग्स ही चेंज होता है। रिजर्व की बात करें तो ईयर ऑन ईयर रिजर्व बढ़ा है कंपनी का। सिंपल सा बात है, क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो पैसा आता है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है तो रिजर्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर बोरोइंग्स भी कंपनी का बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इसके रीजन है कि कंपनी एक्सपांसन के लिए बहुत सारा पैसा ले रही है, ओके। और जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर वगैरह, वो सब तो ऐसे ही आज यूजुअल हर कंपनी के पास होता है। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फिक्स्ड एसेट कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांसन पे ध्यान दे रही है तो फिक्स्ड एसेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर कैश फ्लो की हम बात करें, सो कैश फ्लो में भी नॉर्मल ही आज यूजुअल कैश फ्लो है। लेकिन एक चीज़ है जो कि कैश फ्लो फ्रॉम, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखें, सो 89 करोड़ यहाँ पे आया था, जो कि कंपनी ने लोन वगैरह लिया था कंपनी के एक्सपांसन के लिए। फिर मार्च 21 में कंपनी के जो लोन्स कम हुआ है वो उसका रीजन ये है कि 129 करोड़ इन्होंने लोन रिपेमेंट में यूज किया है, ठीक है। बाकी हर साल में कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आज यूजुअल है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की, ओके। अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें इस कंपनी का, यानी कि कंपनी के इक्विटी के हिसाब से डेप्ट कितना है, तो कंपनी के डेप्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हाई है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हाई नहीं है। इसकी जो आइडियल रेशियो होता है वो 2 का होता है, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी के पास जितना इक्विटी है उसके डबल अगर डेप्ट रहता है तो ठीक है। और कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो डेप्ट थोड़ा सा रहा तो कोई इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्सपांसन के लिए पैसा चाहिए होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो मार्च 2020 में ये 1.6 का था। फिर इन्होंने कुछ लोन्स वगैरह पेमेंट कर लिया, क्योंकि डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। सो मार्च 2021 में थोड़ा सा कम हुआ था, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.16 का आ गया था। फिर मार्च 2022 में अगेन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेप्ट लिया है तो 1.90 का आ गया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये एक एक्सेप्टेबल नंबर है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आराम से अपनी लोन्स को रिपेमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर बात आता है डेप्टर डेज का। डेप्टर डेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। डेप्टर डेज का मतलब होता है कि कितने दिनों में
हम जो भी हम जिन जिन लोगों को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, जो क्रेडिट कस्टमर्स है कंपनी के, उनसे वो कितने दिनों में पैसा रिकवर करता है, ठीक है, डेटर डेज उसे बोला जाता है। सो मार्च 2020 में ये 78 डेज का था। मार्च 2021 में 50 डेज का आ गया। लास्ट में इस करंट मतलब लास्ट ईयर में मार्च 2022 में ये कम कर 41 डेज तक आ चुका है, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि ये जितना कम होता जाएगा कंपनी के पास फ्रीक्वेंटली पैसा आएगा, जो बैड डेप्ट होने का चांस है कंपनी का वो कम हो जाएगा और कंपनी के पास फ्रीक्वेंटली अपनी सेल्स से पैसा आता रहेगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज डेज की बात करें तो कंपनी को कितना टाइम लगता है अपनी इन्वेंट्रीज को सेल करने में, वो होता है इन्वेंट्रीज डेज। लेकिन यहाँ पे एक खराब चीज़ है कि इन्वेंट्रीज डेज डे बाय डे बढ़ रहा है इस कंपनी का, ठीक है। फिर आता है डेज पेबल्स, मतलब हम क्रेडिटर को कितना पैसा देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर को कब हम कितने दिनों में हम पैसा पेमेंट करते हैं, तो ये 88 डेज का है, ठीक है। 88 डेज का था 2020 में। फिर मार्च में 161 डेज का, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, अब अभी ये 100 के ऊपर है, ठीक है। फिर आता है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कितने दिनों में कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से कैश कन्वर्ट कर पाती है, ठीक है। सो वो ऑलमोस्ट स्टेबल है हर साल में। फिर बात आता है वर्किंग कैपिटल डेज की। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब जितना भी कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिकवर, उससे रेवेन्यू कितने दिनों में जनरेट कर पाती है, ठीक है। तो ये भी 100+ है, तो ये भी इतना कोई खास नहीं है, ठीक है, चलेगा। फिर आता है ROEC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी अच्छा है कंपनी के लिए, 20% मार्च 2020 में था। मार्च 2021 में 17%, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए ये क्वार्टर, सबके लिए ये साल बहुत ख़राब था, कोरोना का साल था। मार्च 2022 में 32% का है। अगर हम ROE की बात करें तो मार्च 21 में ये 21% का था और अभी ये बढ़कर 29% का हो चुका है, ठीक है। सो अच्छा है ये कंपनी के लिए कि ROE जो है वो हमेशा ग्रो कर रहा है। सो ये था उसकी फिनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है, फिनेंशियल बैलेंस शीट, P&L अकाउंट। सो ओवरऑल ठीक ठाक है कंपनी का बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है और रेशियोज भी इतने कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके डिफरेंट बिजनेस और उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं कैंपस की बिजनेस के बारे में, ठीक है। सो कैंपस अपने आप को एक स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड के हिसाब से प्रमोट करता है। सो इसका जो मेन फोकस है वो स्पोर्ट्स एंड एथलेजर प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। सर हमें स्पोर्ट्स तो समझ में आता है, लेकिन ये एथलेजर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं या फिर एथलेजर फुटवेयर्स क्या होते हैं? देखिए, एथलेजर फुटवेयर्स वो होते हैं जो कि हर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे आप नॉर्मल बिजनेस मतलब आपकी नॉर्मल कहीं पे भी ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाने में यूज़ कर सकते हैं, अपने डे टू डे वर्क में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, क्योंकि लोगों को एक ही चीज़ चाहिए होता है, लोगों को एक ही शूज़, ऐसा लगता है कि हर हम एक ही शूज़ पहनेंगे और हम इसे पहन के पार्टी में भी जा सकते हैं, हम इसे पहन के ऑफिस भी जा सके, हम इसे पहन के जिम में भी जा सके, ऐसे प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो एथलेजर शूज़ जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कैंपस की, तो कैंपस की जो मार्केट शेयर है इन स्पोर्ट्स एंड एथलेजर शूज़ में इंडिया में वो 17% है, तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। रिगार्डिंग की इसकी जो इसके पीछे इनकी मेन जो पॉइंट है वो है इनकी प्राइसिंग, इनकी डिज़ाइन और प्राइस में कैंपस बहुत अच्छा काम कर रहा है आजकल। बहुत अफोर्डेबल शूज़ होते हैं तो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं इसे, ठीक है। और अभी ये इंडिया के नंबर 1 स्पोर्ट्स एंड एथलेजर शूज़ में ब्रांड है, तो मार्केट लीडर है ये इस चीज़ में, और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एंड एथलेजर शूज़ ब्रांड भी है ये लोग, ठीक है। सो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम इसकी और भी अच्छे प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी की जो मेन फोकस है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर है, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के ग्रोथ में, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा खरीदने में तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाता है, उनकी परचेजिंग चांस भी बढ़ जाता है, ठीक है। और कैंपस ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे एक ही कुछ मतलब लिमिटेड जो डिज़ाइन है वो लॉन्च करता है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में चेंजेस करता है, जिसके हिसाब से अगर आपने एक शूज़ आज लिया है, ठीक है, और 2-3 महीने के बाद और एक नया डिजाइन का शूज आता है, ठीक है, तो आपकी फिर से ये इच्छा होगी कि आप फिर से उस शूज को परचेज करें, ठीक है, अगर आप शूज कलेक्शन में बिलीव करते हो, ठीक है। और प्राइस ज़्यादा नहीं रखते, इसीलिए जो एक कस्टमर होता है उससे खरीदने भी आसान होता है, ठीक है। एक कस्टमर आराम से 2-3 महीने में 600-700 रुपये अपनी शूज़ के ऊपर या फिर 1-2 हज़ार रुपये अपनी शूज़ के ऊपर खर्च कर सकता है,
हालांकि नाइकी के केस में ऐसा नहीं होगा, एडिडास के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी शूज़ की प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। नाइकी एडिडास की शूज़ की प्राइस 8,000, 10,000, 15,000 तक जाता है, ठीक है, नॉर्मल यूसेज के लिए भी। सो कस्टमर कहता है कि यार एक बार 15,000 खर्च के लिए दोबारा कितना खर्च करूंगा। लेकिन कैंपस के केस में क्या होता है, ये एक तो अच्छे यूसेज मतलब ड्यूरेबल भी होते हैं, 1-2 साल आराम से चल जाएंगे आपकी, और कम पैसे में मिल जाते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा खरीदता है। ओके, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैंपस इसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा होगा, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छा होगा, सो उस केस में सप्लाई चेन अगर आपका अच्छा होगा, तो उस केस में आप बहुत बड़े ब्रांड बन सकते हो। लाइक एच की जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर किराना की दुकान में मिल जाता है, गली नुक्कड़ हर जगह पे मिल जाता है, ठीक है। कहीं पे भी आप गाँव चले जाओ, शहर चले जाओ, हर जगह पे वो मिल जाएगा। और यही चीज़ें एच को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाता है, और इसीलिए वो एक मल्टी बेगर स्टॉक बन चुका है, ठीक है। इसी चीज़ को कैंपस कर रहा है। तो कैंपस रिटेल में जो है, रिटेल में कितना है, 20,000 प्लस टच पॉइंट्स कर चुका है, मतलब रिटेल में वो अच्छा खासा प्रेजेंस ला रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 425 डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, और 650 सिटी से में भी अवेलेबल है ये। सो और अमेज़न फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन D2C बिजनेस है, ऑनलाइन में भी तो बहुत ज़्यादा ये इसकी फोकस है। तो बहुत आप आराम से जाके अगर अमेज़न फ्लिपकार्ट कोई भी सर्च करोगे तो आराम से इनकी शूज़ तो सबसे पहले आएंगे अफोर्डेबल शूज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट तो मिलना चाहिए उसे। अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे मतलब अच्छी चीज़ है। मेनली अगर उनकी जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को देखें तो मिस्टर HK अग्रवाल है, ये प्रमोटर है ही कंपनी के। और मिस्टर निखिल अग्रवाल, ये भी वन ऑफ प्रमोटर है और CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर है। बाकी जिन जिन लोगों को भी इन्होंने लिया है मैनेजमेंट में, वो बहुत आइदर तो बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर इन दोनों की खुद की एक्सपीरियंस, मतलब 14 ईयर्स 37 ईयर्स फुटवेयर इंडस्ट्री में इनकी एक्सपीरियंस है, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को जैसे कि इनकी CFO है रमन चावला, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इन्हें 27 ईयर की एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में इन्होंने काम किया है, ठीक है। अगर बात करें तो मतलब और भी जो है, मतलब मार्केटिंग ऑफिसर में, तो मार्केटिंग में भी उन्हें बहुत अच्छा हेड है। चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है, उन्हें 15 ईयर्स से ज़्यादा की क्या है एक्सपीरियंस है, एसेंचर, अस्टन एंड EY, रेलिगेयर के मार्केट में। बहुत सारे जो मतलब सप्लाई चेन में है, सप्लाई चेन में आप देख सकते हो कि जो रघु नारायण है, वो अमेजन में उनकी सप्लाई चेन में एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। रिटेल में भी एक अच्छा है, उपलक्ष तिवारी जो है, उपलक्ष तिवारी देखिए, सारा का सारा जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, उनकी रिटेल में इनकी एक्सपीरियंस है। एडिडास हो गया, पुमा हो गया, रिबॉक हो गया, टाइटन हो गया, ये सारे बहुत फेमस ब्रांड बन चुके हैं अब। तो अगर आप इनकी एम्प्लॉयज़ वगैरह को लेते हो तो वो क्या होगा कि ये अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई होता है किसी भी चीज़ में, वो मैनेजमेंट होता है कंपनी का। अगर मैनेजमेंट अच्छे हाथ में जाएगा तो ही कंपनी के डेवलप बहुत रैपिडली हो सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो कैंपस के पास कि कैंपस की जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छी है, और ये इससे मल्टीबिगर बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर बिजनेस हाइलाइट्स की बात करेंगे, सो मेनली आप देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड आया है मोट बोल के, मोट। इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली मोट क्या होता है, लेकिन ये अभी कैंपस उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, मोट क्रिएशन में, ठीक है। सो कैसे ये इन लोगों को लगता है कि कैसे ये एक मोट कर सकते हैं। मोट अगर बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊँ तो ये एक एंट्री बैरियर होता है, जो आपको एक अपनी कंपिटिटर से थोड़ा सा बेटर बनाएगा, आपको बहुत बेटर बनाएगा। जैसे कि आप सोचोगे कि मैगी के पास एक मोट है, ठीक है। आप सोचोगे कि कोलगेट के पास एक मोट है, पीडीलाइट। इसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बहुत जल्दी ही बात करेंगे इसके ऊपर, मोट क्या होता है और मोट कैसे हेल्प करता है कंपनी को मल्टीबैगर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में, ठीक है। सो अगर हम पहले नंबर पे ले तो क्या कर रही है, सुपरियर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइनिंग। जैसे मैंने बोला था कि कैंपस अब भी इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, डिजाइनिंग के ऊपर। इनकी जो मेन फोकस है वो डिजाइनिंग एंड मेनली डिजाइनिंग एंड इनोवेशन है, ठीक है।
फिर खुद की वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मतलब ये अब हर चीज़ें खुद बना रहे हैं, ठीक है। और मेनली जो मेनली इनकी जो फोकस है वो है कि कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और डिजिटलाइजेशन तो कर ही रहे हैं क्योंकि मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में छाए हुए हैं। और उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तो नंबर 1 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होना चाहिए। नंबर 3 वाला ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि जितने कस्टमर्स तक आप रीच कर पाओगे आप इतना ज़्यादा ब्रांड बनोगे। अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो आप कितना भी इनोवेशन करो क्या फ़ायदा है, ठीक है। सो ये चाह रहे हैं कि अभी एक मोड क्रिएट करना, तो ये एक अच्छी बात है कि मोड क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इसमें ये मतलब सक्सेसफुली ये एक छोटा सा भी मोड क्रिएट कर सकते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री में, जो कि अभी ये कंपिटेटिव एडवांटेजेस थोड़ा सा उनका पास है क्योंकि इनके पास प्राइसिंग जो एबिलिटी है, जैसे कि जियो है। जियो की प्राइस थोड़े से सस्ते हैं, हालांकि अभी इसने लॉन्च होने से पहले उसने काफ़ी प्राइस अपनी हाइक किया है, लेकिन एयरटेल वगैरह से थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे एक मोड मिल जाता है जियो को, ठीक है। सिमिलरली कैंपस के पास भी एक अच्छे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, एक अच्छी प्राइसिंग है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। अगर उसके साथ डिजाइनिंग और क्वालिटी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर इससे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि 10,000 12,000 शूज़ के लिए देना अगर अच्छा नहीं मिलता। लोग एडिडास नाइकी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अच्छा क्वालिटी होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपको सस्ते में भी मिलेगा तो किसी को ऐसे खराब नहीं लगेगा कि अपनी सस्ती चीज़ें खरीदें और अच्छे प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की जो शूज़ मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक ग्राफ प्रेजेंट किया है कि जो पर कैपिटा शूज़ कंजप्शन है इंडिया का, वो 1.9 है, यानी कि 2 शूज़, यानी कि इंडियंस साल में 2 पेयर शूज़ यूज करते हैं, मतलब 2 पेयर शूज़ परचेस करते हैं। वही चीज़ें यूएस में 7.2 मतलब ऑलमोस्ट 8 का है, और चाइना में 3 का है, ठीक है। सो अभी भी चाइना और इंडिया बहुत कम, मतलब इंडिया के लोग शूज़ के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। अगर एनुअल खर्चे की बात आए तो यूएस वाले $100 खर्चा करते हैं, जबकि इंडिया वाले $80 खर्च करते हैं पर शूज़ के पीछे, ओके। फिर अगर हम बात करें कि अभी इंडिया की शूज़ मार्केट किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो अभी इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि देखिए अभी इनकी जो एक्सपेक्टेशन मेनली है वो है कि यूएस हमसे कितना गुना आगे है अभी शूज़ के हिसाब से, 8x, और चाइना अभी भी 5 to 6x है। मतलब अभी इंडिया की ग्रोथ और बहुत होना बाकी है शूज़ मार्केट में, ठीक है। अभी भी शूज़ के हिसाब से शूज़ की जो पर कैपिटा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो यूएस का ही सबसे ज़्यादा है, इंडिया के अभी बहुत पीछे है, ठीक है। सो मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा है, और इंडिया की जो अभी सिचुएशन है बहुत बहुत कम है, ठीक है। चाइना की जो टोटल शूज़ मार्केट है वो 48 बिलियन की है, मेनली एथलेजर शूज़ की, और इंडिया के 2.6, तो पॉपुलेशन तो इक्वल है दोनों का, तो अभी भी 50 बिलियन के आसपास ग्रोथ होने की चांस है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की अभी अभी जो चाइना की मार्केट है वो 2020 में कितना है, 48 बिलियन का, ठीक है। ये आगे और भी ग्रोथ करेगा, और इंडिया का तो बहुत ही कम है, 6% के आसपास है। वर्ल्ड की अगर मार्केट देखें तो यूएस की और सबकी कंपेयर करें तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब मेनली कैंपस का कंपिटिटर्स कौन कौन है। कैंपस हर चीज़ में, हर एक सेगमेंट में है, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट में भी है, मिड रेंज सेगमेंट में भी, और लोअर वाला सेगमेंट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन लोगों ने प्रेजेंट किया कि अगर कैंपस की लोअर वाला सेगमेंट ले, यानी कि जिसकी शूज़ की प्राइस 1,000 से कम है, उस केस में उसके पास रिलैक्सो, बाटा, लिबर्टी, तीनों की तीनों इंडियन ब्रांड्स है। रिलैक्सो की जो कंपनी है स्पार्क्स, फ्लाइट, ये सारे कंपनी रिलैक्सो की है। बाटा का तो आपको बहुत पता ही होगा, और लिबर्टी का सेपरेट आता है। तो ये तीनों इंडियन ब्रांड्स ही है, और इनकी केस में कैंपस बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, ठीक है। 47% कंट्रीब्यूशन कैंपस का आता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी क्वालिटी कैंपस यहाँ पे मार्केट लीडर है। लोअर क्वालिटी शूज़ में बिलो 1,000 शूज़ में कैंपस नंबर 1 है।
अगर हम बात करें सेमी प्रीमियम की, यानी कि 1000 टू 1500 केस में, तो यहाँ पे बाटा और लिबर्टी दोनों आते हैं, रिलैक्सो नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि स्पार्क्स की जो मैक्सिमम सूज होते हैं वो बिलो 1000 होते हैं। ओके, फिर अगर हम मीडियम केस में, मतलब प्रीमियम केस में जाए, प्रीमियम केस में क्या आता है शूज़ जो होता है 1500 से 3000 का, वहाँ पे भी कैंपस अब भी अच्छा काम कर रहा है, 24% के आसपास है। लेकिन लास्ट वाला जो सेगमेंट है, लास्ट वाला सेगमेंट में आपको पता है कि कौन आता है, प्रीमियम प्लस, यानी कि जो हाई एंड शूज़ होते हैं, उस केस में नाइकी, एडिडास, पुमा, इसमें तो वो हमेशा ही मार्केट लीडर रहेंगे, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स, कोई भी इंडियन हो या फिर कोई भी कस्टमर हो, उसकी जो माइंड सेट है वो ऐसे ही हुआ है कि अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको 5000 रुपीज़ पे करना है तो आप कौन से शूज़ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि अगर 5000 रुपये मुझे खर्च करना है या फिर 8000 रुपये खर्च करना है, तो नाइकी, पुमा, एडिडास में क्यों नहीं खरीदूंगा, क्यों कैंपस को प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि अभी कैंपस एक लग्जरी ब्रांड में नहीं आया है, और लोग भी नोटिस करेंगे। क्योंकि हम अगर कोई भी प्रीमियम चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे मेन लॉजिक होता है, एक तो हमें कंफर्ट चाहिए, और एक होता है कि हमें लोगों से नोटिस मिलना चाहिए। अगर आईफोन आप लोगे और आप रियलमी का फ़ोन लोगे, तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो लोग नोटिस किसे करेंगे, आईफोन को ही नोटिस करेंगे ना ज़्यादा। इसीलिए तो आईफोन प्रीमियम चार्ज करता है। तो इसीलिए नाइकी, पुमा, एडिडास जो माइंड सेट है इंडियन लोगों की कि ये ज़्यादा प्रीमियम शूज़ से, तो कैंपस अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन कैंपस जो लोअर तीनों सेगमेंट है, यानी कि प्रीमियम वाला कैटेगरी, मतलब 1500 से 3000 की, 1000 टू 1500 एंड 1000 बिलो 1000 कैटेगरी, इन तीनों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक्चुअली बोलूँ तो मैक्सिमम कस्टमर यहाँ से ही है। बहुत इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि 5000 से 3000 से ज़्यादा की शूज़ खरीदते हैं रेगुलरली। अगर कोई नाइकी का शूज़ खरीद रहा है 10,000 का, तो वो ऐसा बहुत रेयर चांस है कि वो हर साल नाइकी का शूज़ 10,000 का शूज़ खरीदेगा। वो 3 साल में, 4 साल में, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज मेजोरिटी कस्टमर है वो 3000 से लोअर वाले शूज़ है, यानी कि मेनली 1500 टू 1000, बिलो 1000 एंड 1, ये जो प्रीमियम, सेमी प्रीमियम एंड एंट्री लेवल है, उस केस में मैक्सिमम कस्टमर है, ठीक है। सो उसमें अगर कैंपस नंबर 1 रहता है और मार्केट लीडर बन जाता है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बनेगी और ये कंपनी मार्केट लीडर आएगी। जैसे रिलैक्सो ने मल्टीबैगर बना है, और भी जो बाटा जैसे मार्केट में लीडर था, उस तरह से कैंपस भी एक टाइम पे मार्केट में लीडर आएगा, और कैंपस अभी उसी पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। सो ये था टोटल कैंपस का एनालिसिस, ठीक है। ये कोई मतलब इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, लेकिन आपको अगर इस कंपनी के बारे में डिटेल जानना है तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अभी भी ये कंपनी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है डायरेक्ट, लेकिन अगर ये कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगेगी और भी थोड़ा सा एनालिसिस करिए, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। ऐसे ही और कंपनी के इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और कंपनी का एनालिसिस हम डालते रहेंगे, ठीक है। ये पहला वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे और एक वीडियो में।